नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। एक घटना जो हरियाणा में हुई लेकिन उसकी गूंज सुनाई पड़ी राजस्थान में। भरतपुर के 2 युवकों को क्या भिवानी में जला करके मारा गया, बताएंगे इस बारे में विस्तार से। तो बात होगी आज प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम बन चुके लॉरेंस गैंग के शिकंजे में आने की। बात बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाबचंद कटारिया की सियासी विदाई की भी करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इसके मायने क्या निकाले जाएं। खबरें और भी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है का सिलसिला। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं भरतपुर से, जहां पर भरतपुर के 2 युवक अपने घर से बोलेरो गाड़ी में काम पर निकले थे कथित तौर पर, लेकिन बाद में उनका शव पड़ोसी राज्य हरियाणा के भिवानी में जली हुई हालत में मिला। आरोप और हंगामे के बीच में पंचायत हुई। सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया, लेकिन अब तक ना तो सभी 5 आरोपी पकड़े गए और ना ही डबल मर्डर मिस्ट्री का सच सबके सामने आ पाया। आखिरकार ये राज क्या है, देखिए खास रिपोर्ट में। ये इंसानियत को तोड़ने वाली है। गरीब बच्चे थे, आगे समझ में, तो किसी तरह का गांव में कोई फंडा नहीं था, कोई परिवार चला रहे थे और ये बार बार घटना हो रही है। मेवात ऐसी होने चाहिए, ऐसे उनके साथ हुई है। हाँ? उनका साथ हुई है, जैसी आपके पति के साथ हुई है वैसी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ। आप ये मांग कर रहे हैं? हाँ। भरतपुर टू भिवानी, 2 मौत कई सवाल। भरतपुर से अगवा, भिवानी में मिला शव। 51 लाख की हमने डिमांड की थी। 51 लाख रुपए उनके परिवारजनों को मिलने चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से 41 लाख रुपए दिए गए हैं। यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है न्याय की। न्याय ये चाहते हैं कि न्याय शीघ्र मिले। जब पुलिस के इतने लंबे हाथ होते हैं तो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? पुलिस को सब पता है कि मुलजिम कौन कौन है और कहाँ कहाँ है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जली गाड़ी, कंकाल, जिंदा जलाकर हत्या। अगर उनके पास केस है तो ऐसा है कि शासन प्रशासन किस लिए? तो ये तो एक ये हो गया, शासन प्रशासन को तो अपने घरे बैठ जाना चाहिए। जो करोड़ों की बिल्डिंग, करोड़ों की सैलरी ले रहे, वो किस लिए ले रहे? अगर ऐसे गुंडे आकर इंसाफ करेंगे तो फिर तो ये देश एक स्वतंत्र देश नहीं रहेगा। भरतपुर के 2 युवकों की हरियाणा के भिवानी में मौत के मामले का आसार भरतपुर से लेकर राजधानी जयपुर तक दिखा। इस डबल मिस्ट्री का सच जानने के लिए 2 राज्यों की पुलिस जांच कर रही है। दोनों मृतकों के परिजन की ओर से अगवा कर हत्या की रिपोर्ट के बाद राजस्थान पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है। तो मृतकों के गांव में इंसाफ के लिए पंचायत हुई। परिजनों ने हरियाणा के मोनू मानेसर समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो वहीं इस मामले में सियासत ने भी अपना खूब रंग दिखाया। देखिए, मेवात क्षेत्र पहले से बहुत सेंसिटिव रहा है ऐसे कारणों को लेकर, चाहे वो रकबर लिंचिंग हो, चाहे वो पहलूखा लिंचिंग हो। और इस तरीके से जो कल ये घटना सामने आई है बहुत दुखद है। 2 युवकों का तथकथित बजरंग दल के गुंडों द्वारा अपहरण किया गया और उन्हें उसके बाद में हरियाणा के किसी जगह जाके उन्हें जिंदा जला दिया गया। इससे कोई घिनौना कृत्य हो नहीं सकता। मैं पुलिस से पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि जांच हो और उसमें जो लोकल लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हरियाणा से आके कोई अचानक गोपालगढ़ के अंदर आके कोई इस तरह से हरकत नहीं करता। तो लोकल लोग जो इन्वॉल्व हैं उनकी भी जांच हो और जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो। जहां भरतपुर के विधायक ने अपनी पुलिस पर सवाल उठाए, तो हरियाणा के भिवानी की पुलिस की हत्या सा हादसा की जांच वाली थ्योरी को लेकर भी कई सवाल उठे। इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से एक हरियाणा राजस्थान बॉर्डर इलाके के कुख्यात मोनू मानेसर का नाम भी शामिल है। वहीं मृतकों में से एक पर गौ तस्करी के केस भी दर्ज थे। इनमें से जो 2 लड़के जिनका अपहरण हुआ, उनमें एक का नाम जुनैद है और एक का नाम नासिर है। नासिर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जुनैद के खिलाफ 5 प्रकरण गौ तस्करी के पूर्व में दर्ज है। भरतपुर टू भिवानी की इस मर्डर मिस्ट्री को दोनों राज्यों की पुलिस अपने अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन मौत के पीछे गौ तस्कर का एंगल आने के बाद सतर्कता बढ़ी तो मामला सियासी भी हो गया। तो राज्य मंत्री जाहिदा खान और PCC सदस्य
और पूर्व प्रधान जलीस खान मृतकों के गांव घटी मका पहुंचे और परिजनों को मनाने की कोशिश की। बहुत ही दुखद घटना है और हीनियस क्राइम की उसमें आता है। इस तरह से किसी को नहीं करना चाहिए, मारना चाहिए। तो लेकिन हमारे आदरणीय अशोक गहलोत साहब से हम जाके कल रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम परिवार की क्या मदद कर सकते। हरियाणा के लोहरू में जिंदा जलाए गए युवकों को प्रशासन की कोशिश के बाद उनके पैतृक गांव घटमीका में सुपुर्दे खाक किया गया, लेकिन इलाके में फैले तनाव को लेकर पुलिस सतर्क रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। मृतकों के गांव में मेब समाज के लोगों की पंचायत में मृतकों को इंसाफ दिलाने की मांग उठी। सरकार से यही मांग करते हैं जैसे वाक साथ हुई ऐसी हो। क्या ऐसी मांग करते हैं, ऐसी वाक साथ हुई है, ऐसा होना चाहिए। मेरा बच्चा जैसो का इन्हें मारो है, इंसाफ चाहिए। जैसो मेरा जड़ा बना दी, अब ये मरा बच्चा ने कैसे पालेगी? ये बावली सी बेचारी कैसे सहारे कैसे रखेंगे? हम कहाँ तक सहारा देंगे? दिमाग से क्रिया का एक्सीडेंट हुई पड़ी है। बच्चा इन्हें कौन पाई बच्ची है। आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले 2 युवकों के शव 16 फरवरी को हरियाणा में भिवानी के लोहारू में मिले। दोनों युवकों के जले हुए शव बोलेरो गाड़ी से बरामद हुए। एफआईआर के मुताबिक दोनों युवकों को 15 फरवरी को वहां से 200 किलोमीटर दूर भरतपुर के भोपालगढ़ इलाके से अगवा किया गया था। मृतक जुनैद और नासिर ड्राइवर थे और बोलेरो कार से काम पर निकले थे। आरोप के मुताबिक किसी अजनबी ने परिजनों को दोनों के अगवा करने की जानकारी दी। एफआईआर के मुताबिक 8 से 10 लोगों ने पीटने के बाद उन्हीं के बोलेरो कार में अगवा कर लिया। परिवार वालों ने दोनों युवकों को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है हरियाणा के भिवानी में पिटाई के बाद उन्हें आरोपी थाने लेकर गए थे, लेकिन दोनों युवकों की खराब हालत को देखकर उन्हें पुलिस ने लेने से मना कर दिया। फिर आरोपियों ने उन्हें बोलेरो में डालकर जिंदा जला दिया। बार बार मेवात के ये हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर लगती है यहाँ, और ये हरियाणा में बीजेपी सरकार है, वहाँ से बदमाश उतरते हैं यहाँ, और ये कोई आरोप अपना लेते हैं और ये लूट लेते हैं, मार देते हैं। एक भी नहीं है राजस्थान का, और ये राजस्थान में उतरे हैं और उतर कर गाड़ी रोकी है, फिर उनको मारा पीटा है। अब किस रूप में मारा पीटा है उनको, और उसके बाद गाड़ी भी वो भी अपहरण कर लिया। हमने गोपालगढ़ थाने रिपोर्ट करी है, तो उन्हें रिपोर्ट ले ली, पुलिस अलर्ट पे आई। इतने तो जला दिए, पता लगा को 2 किलोमीटर जाकर जला दिए। परिजनों ने गोपालगढ़ थाने में 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। आरोपियों में मोनू मनीसर का नाम भी शामिल है। हालांकि पुलिस के मुताबिक मृतक जुनैद के खिलाफ गौ तस्कर के 5 मामले दर्ज हैं, लेकिन नासिर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। होंगे इसे, बिल्कुल वो सच कह रहा है, होंगे। अब हमने तो वो नहीं, जो उन्होंने वेरीफाई की है तो पुराने हैं उसके पास नहीं। अब तो वो यहाँ दुकान करता था गांव में। बहरहाल भरतपुर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दोनों के कंकाल के सैंपल लिए गए हैं, डीएनए जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की जा चुकी है। जो बोन्स वगैरह मिली हैं उनका डीएनए एनालिसिस किया जाएगा, जिससे कि उनकी मैचिंग कराई जा सके कि ये वही व्यक्ति हैं जिनका अपहरण हुआ था या कोई और है, परंतु क्राइम ऑफ व्हीकल की मैचिंग तो होती है। आपको बताते हैं कि कौन है मोनू मानेसर, जिस पर मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं। काफी विरोध और पंचायत के बाद दोनों युवकों को सुपुर्दे खाक किया गया। राज्य सरकार की तरफ से भी दोनों मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ, लेकिन परिवार के साथ साथ पूरा गांव सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। परिजन दोनों युवकों की हत्या में हरियाणा पुलिस की भी भूमिका को संदिग्ध बताते हुए आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल दोनों युवकों को जलाकर मारने की घटना का सच पुलिस की जांच में ही सामने आएगा और तब सुलझेगी हत्या या हादसे की गुत्थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात लॉरेंस की। प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम बन चुके लॉरेंस गैंग पर शिकंजे के बाद अब पुलिस उसके 2 खास गुर्गों को पकड़ने के साथ ही उसके पूरे नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी कर रही है। आखिर कैसे, रिपोर्ट में देखिए। लॉरेंस को बेदम करने के लिए एसआईटी
शिकंजे में लॉरेंस, गोदारा और बॉक्सर की बारी। दिनेश एमन को कमान, टूटेगा क्राइम नेटवर्क। अभी ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, जो सीबीआई से भी टच में है और सीबीआई से जो देश की कानून की प्रक्रिया है उसके हिसाब से उनको लाएंगे और जुडिशरी के सामने पेश करेंगे। राजस्थान में अब गैंगस्टर के दिन लदने वाले हैं। पिछले साल की कई गैंग वॉर से जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, तो खासकर कारोबारियों के लिए जीना मुश्किल हो गया। डीजे उमेश मिश्रा के निर्देश पर राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस को जिस तरीके से पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब से राजस्थान लेकर आई और पुलिस की सख्त पूछताछ में जिस तरीके से लॉरेंस राज उगल रहा है, उससे साफ है कि लॉरेंस का अपराधी नेटवर्क अब खत्म होने वाला है। पिछले काफी वक्त से प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम रहे लॉरेंस पर जब शिकंजा कसा, तो आम लोगों के साथ ही कारोबारी वर्ग को भी राहत मिली। उससे लगातार 3 दिन से जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ के दौरान लॉरेंस कई राज उगल रहा है। पूछताछ में लॉरेंस के राजस्थान में गुर्गों के नाम सामने आए हैं, जिसके मुताबिक श्रीगंगानगर, बीकानेर और शेखावाटी के जिलों में लॉरेंस अपनी गैंग तैयार करने की योजना बना रहा था। अब इन जिलों में उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए करीब 1 दर्जन अलग अलग पुलिस टीमें काम कर रही हैं। जयपुर कमिश्नरेट के मुताबिक लॉरेंस गैंग अवैध वसूली मॉड्यूल राजधानी जयपुर के साथ ही राजस्थान के कुछ जिलों में खड़ा करना चाह रही थी। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि लॉरेंस युवाओं और यहाँ तक कि नाबालिगों को अपनी गैंग में शामिल कर अपराध को अंजाम देता था। एक तरफ जहां जयपुर पुलिस लॉरेंस से पूछताछ कर रही है, वहीं राजस्थान पुलिस लॉरेंस से जुड़े गैंगस्टर्स को विदेश से यहां लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में है, ताकि रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर को सीबीआई और इंटरपोल की मदद से राजस्थान पुलिस पकड़ सके। वहीं दोनों अपराधियों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया है। डीजीपी राजस्थान उमेश मिश्रा के निर्देश पर अपराधियों के खात्मे के लिए एसआईटी के गठन की भी कवायद चल रही है। एसआईटी को लेकर दिनेश एमन ने अधिकारियों की बैठक भी ली है। आपको बता दें कि पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर राजस्थान पुलिस लॉरेंस को लेकर जयपुर आई। हालांकि लॉरेंस को जयपुर के जी क्लब फायरिंग मामले में पूछताछ के लिए यहां लाया गया है, लेकिन राजस्थान पुलिस लॉरेंस से कई और मामलों में पूछताछ कर उसके पूरे नेटवर्क को तोड़ने की योजना के साथ काम कर रही है। पहले एसीबी में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस चुके दिनेश एमन को एडीजी क्राइम के अहम पद पर नियुक्त कर सरकार ने संकेत दे दिए थे। फिर एसआईटी बनाकर लॉरेंस समेत बाकी अपराधी गैंग के खात्मे का सरकार का प्लान अगर कामयाब रहा तो राजस्थान फिर से अपराध मुक्त हो सकता है। लॉरेंस के बाद अब पुलिस की नजर ऋतिक और रोहित गोदारा पर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए न सिर्फ 1-1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है, वहीं दूसरे राज्यों की पुलिस और इंटरपोल तक की मदद की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस के खेमे की, जहां पर मुख्य सचेतक महेश जोशी का इस्तीफा हुआ। 25 सितंबर प्रकरण का परिणाम क्या, इसे इस तौर पर देखा जाए। दरअसल पायलट के सवाल के बाद अब कांग्रेस प्रभारी के जवाब से इस मुद्दे को तूल मिल रहा है। हालांकि प्रभारी ने यह भी कहा है कि सितंबर का मामला खत्म नहीं हुआ, पर फैसला आला कमान को ही लेना है। बड़ा संभव नहीं था कि हम जो बड़ी बड़ी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के अंदर और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हमारी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पेंशनधारियों के लिए जिस प्रकार का बजट दिया गया वही चर्चा राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर हो रही है। बजट के बाद फिर बदलाव की बात तो आलाकमान तय करता है। पहले कभी क्या नाम है, जो ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं। यहाँ तो एक झटके में क्या नाम पता नहीं चलता है कब कौन चला गया। रायपुर अधिवेशन के बाद की अटकल और रायगढ़ का जो है आपका अधिवेशन, इस अधिवेशन के बाद में कभी सोचे। सितंबर वाली सियासत पर फिर सवाल।
मेरी रिपोर्ट कोई नहीं जाएगी क्योंकि मेरे से पहले का केस है, तो हाईकमांड के पास पहले की बात है, तो बात करेंगे तो सितंबर और जो पहली बातें हैं। साल भले ही बीत गया हो, लेकिन चुनावी साल में भी कांग्रेस की अंदरूनी सियासत बदलती नहीं दिख रही। सितंबर में कांग्रेस के अंदर हुए इस्तीफा पॉलिटिक्स पर कार्रवाई को लेकर जब सचिन पायलट सवाल उठा रहे थे, तो उसी वक्त उनके करीबी रहे राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने फिर से प्रदेश में बदलाव की बात छोड़कर सियासी गर्मियां तेज कर दी हैं। जितने भी थे इंतजार सब खत्म होने वाले हैं। और रायगढ़ का जो है आपका ये अधिवेशन, इस अधिवेशन के बाद में कभी बोल सकते, इस अधिवेशन के बाद पायलट साहब सीएम बन सकते हैं, आपको लगता है? बोलिए। सबको लगता है, मेरे को नहीं, सबको लगता है सीएम बन सकते हैं। आपको बताएंगे कि आखिर क्या है रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन का राजस्थान की सियासत से कनेक्शन। लेकिन पहले बता दें, सचिन पायलट ने जब एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सितंबर की घटना को लेकर सवाल उठाए, तो मामला फिर से गर्म हो गया। पायलट ने सितंबर 2022 में पार्टी में हुई अनुशासनहीनता करने वाले, जिन पर विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के लिए विधायकों पर दबाव बनाने का आरोप है। पायलट ने कहा कि विधायकों पर इस्तीफे का दबाव किसने बनाया था। पायलट ने पूछा कि जिन 3 नेताओं को नोटिस दिया गया उन पर कार्रवाई कब होगी। जिन नेताओं को नोटिस दिया गया उनमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के नाम शामिल हैं। और इसी मुद्दे पर पायलट के समर्थन में खड़े खिलाड़ी लाल बैरवा ने संकेतों में ही सही, लेकिन कार्रवाई की उम्मीद बरकरार होने की बात कही। सितंबर की घटना है, उसमें जो 3 का मैटर है वो इसलिए रखा हुआ है कि वो पता नहीं कब काम लेना पड़ जाए। कार्रवाई देखिए वो हाईकमांड ने करनी है। मेरे पास अगर हाईकमांड से मेरे से पहले का केस है जो कार्रवाई का है, सभी जो कार्रवाई है जिन की शिकायतें हैं वो हाईकमांड के पास है, जब आ जाएगी मैं कार्रवाई कर दूँगा। अब इसे कांग्रेस की अजीब सियासत का एक रूप कहें, जहां एक पक्ष अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की मांग उठा रहा है, तो दूसरा पक्ष अब इसे भूलकर आगे बढ़ने की बात कह रहा है। जल्दी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे। 10-11 महीने विधानसभा चुनाव के बचे हैं। जब सरकार और पार्टी चुनाव मोड पर आ गई हो, तब हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर, राहुल गांधी के दिए कार्यक्रमों को लेकर और सरकार ने जो अच्छा बजट दिया है चीफ मिनिस्टर ने, उस बजट को लेकर जनता के बीच में जाए। अब आपको बताते हैं कि क्या है रायपुर अधिवेशन और इससे क्यों उम्मीद लगा रहा है कांग्रेस का एक गुट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 से 26 फरवरी के बीच कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस अधिवेशन में राजस्थान की सियासत पर भी फैसला हो सकता है। इसके साथ ही एमपी और छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के पास राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ही बचे हैं। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का समाधान ढूंढना कांग्रेस के लिए जरूरी है। एक असेट्स होता है जो फिक्स्ड डिपॉजिट में जाता है, एक असेट्स होता है जो वर्किंग कैपिटल में होता है। जो असेट्स हैं सीएम मुख्यमंत्री जी वाली, वो असेट्स है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिनको कि हम ये लोग अपने आला कमान और सब लोग उनसे उसका उपयोग करेंगे जो उनकी अपना लंबा पीरियड है। सितंबर 2022 में अनुशासनहीनता का मामला राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दबा दिया गया। तब राहुल ने गहलोत और पायलट को एसेट बताकर मामला शांत कर दिया था। फिर कांग्रेस सरकार के अंतिम बजट को पेश करने का मामला आया, लेकिन अब पायलट समर्थक फैसले का वक्त मुकर्रर कराना चाहते हैं। रायपुर अधिवेशन के बहाने सचिन पायलट और उनके समर्थक आला कमान से अनुशासनहीनता की नोटिस की कार्रवाई को लेकर सफाई चाहते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर पार्टी ने 3 नेताओं के रवैये को गलत मानकर नोटिस दिया तो कार्रवाई क्यों नहीं। जाहिर सी बात है, इस सवाल के जवाब में न सिर्फ राजस्थान की सियासत की दिशा तय होगी, बल्कि ये भी तय होगा कि क्या कांग्रेस का आला कमान वाकई फैसला लेने में सक्षम है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। करीब 5 दशक से प्रदेश की सियासत की धुरी रही बीजेपी के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया की बात करेंगे। प्रदेश से सियासी विदाई की और इसके बाद अब सवाल उठे कि अब सदन में नेता प्रतिपक्ष आखिरकार कौन होगा। तो कटारिया की जगह पर
उदयपुर और पूरे मेवाड़ के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है? कटारिया की विदाई बदली बीजेपी की रणनीति। ना तो आप स्पर्श के लिए गुलाब जी भाई साहब रहोगे और ना इनके लिए गुलाब चंद कटारिया रहोगे, बल्कि नए रूप में आप जो है अब भाई साहब वाली बात नहीं रहेगी, अब आप गवर्नर बन गए हो। नेता प्रतिपक्ष के बाद अब राज्यपाल की कुर्सी। जो इतने विधायक बैठे मेरे साथी, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे किसी भी आचरण से राजस्थान का गौरव नहीं गिरेगा, राजस्थान का गौरव बढ़ेगा। नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर की विरासत का सवाल। कई दशकों तक राजस्थान की राजनीति की दूरी रहे गुलाब चंद कटारिया की विदाई के साथ राजस्थान की बीजेपी की राजनीति बदलाव की राह पर खड़ी है। कौन होगा नेता प्रतिपक्ष और कौन संभालेगा कटारिया की विरासत, इस पर बीजेपी में अंदर खाने चर्चाएं तेज है। हालांकि गुलाब चंद कटारिया को सक्रिय राजनीति से दूर कर असम भेजना 2023 के लिए बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है। आपकी एक खासियत भी है, जब आप भावुक होते हैं तो ढंग से बोलते हैं, और जब कैमरे के साथ जाते हो तो हमारी ऐसी तैसी करते हो। कमी नहीं रखी आपने हमारे नेतृत्व की, मेरी भी कोई कंजूसी नहीं रखी आपने। जम के आपने कैमरे के सामने क्या क्या नहीं बोला होगा वो लोगों के जहन के अंदर है। पर मैं समझता हूं कि आज के बाद में ना तो आप स्पर्श के लिए गुलाब जी भाई साहब रहोगे और ना इनके लिए गुलाब चंद कटारिया रहोगे। सक्रिय राजनीति को अलविदा कह गुलाब चंद कटारिया के संवैधानिक पद की ओर कदम बढ़ाने का विधानसभा में हुए खास समारोह में गुलाब चंद कटारिया को विदाई दी गई। विदाई समारोह में गुलाब चंद कटारिया भावुक दिखे। मैं राजस्थान का हूँ, आपका हूँ। राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ना ये मेरे नस-नस में भरा। जहाँ भी आपको कभी एक शिकायत, ये जो इतने विधायक बैठे मेरे साथी, आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे किसी भी आचरण से राजस्थान का गौरव नहीं गिरेगा, राजस्थान का गौरव बढ़ेगा। गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाने की चर्चा काफी वक्त से थी, लेकिन पिछले रविवार को जब देश के प्रधानमंत्री दौसा में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे तो उसके पहले कटारिया को राज्यपाल बनाए जाने की खबर के साथ ही बड़े संकेत मिल चुके थे। राजस्थान की राजनीति में गुलाब कटारिया जी को लोग आदर्श राजनीति और सिद्धांत की राजनीति के प्रोधा के रूप में मानते हैं। उनका राजस्थान की सक्रिय राजनीति से निकलकर असम के महामहिम राज्यपाल बनना निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जो विशेष तौर पर मेवाड़ के अंदर जो कटारिया साहब का राजनीति का वर्चस्व था, उसमें निश्चित तौर पर उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को कमी खलेगी। पर मैं ये कह सकता हूं कि राज्यपाल का पद माननीय गुलाब चंद जी के पद ग्रहण से सम्मानित होगा, पद सम्मानित होगा। हालांकि कटारिया के असम राजभवन जाने के बाद जहां उदयपुर की सियासी जंग तेज होने के संकेत हैं, तो ये भी साफ है कि अब बीजेपी की राजनीति भी बदलेगी। पार्टी के निर्देशन के अनुसार जब काम करता है, ठीक प्रकार से करता है, तो हमारी ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी काम को देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे इतने लंबे समय के जीवन काल को देखा है। हमारी पार्टी की जो हाईकमान है उन्होंने भी हमको कई वर्षों से देखा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने देखा है। 1977 में पहली बार गुलाब चंद कटारिया ने इस सीट से चुनाव जीता। बीजेपी के साथ ही आरएसएस से लंबे वक्त से जुड़े रहे गुलाब चंद कटारिया उदयपुर की सियासत में 3 दशक से बेताज बादशाह रहे। अब गुलाब चंद कटारिया के सक्रिय राजनीति से हटने से दक्षिण राजस्थान की नब्ज पहचानने वाले एक कद्दावर नेता की कमी होगी। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद अब मेवाड़ में बीजेपी का कोई कद्दावर नेता नहीं रह जाता। दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले में भी उनकी जबरदस्त पकड़ रही। अभी उदयपुर जिले के 8 में से
6 सीटों पर बीजेपी काबिज है, तो उदयपुर संभाग की 28 में से 15 सीटों पर 2018 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान में बीजेपी के अंदरूनी समीकरण भी बदलेंगे। हालांकि चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष जैसे अहम पद की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इस पर कयास जारी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत अपने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र